वेलकम टू ऑल मैथ बाय संदीप सर। दोस्तों, मैं आप सभी का मैथ बाय संदीप सर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, साइंस की एक इंट्रोडक्शन की क्लास ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की क्लास जाके देखिए, ताकि आप समझ सके कि आपको साइंस को कैसे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आज आपकी जो साइंस की जो टॉपिक की क्लास रहेगी वो मैं सीक्वेंस वाइज करा रहा हूं। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको टॉपिक लिखवाए थे इंट्रोडक्शन की क्लास में, उसी सीक्वेंस में मैं आपको आज टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, इसका नाम रहेगा, टॉपिक का नाम रहेगा लाइट। और ये लाइट टॉपिक रहेगा, इसी में हम लेंस एंड मिरर पढ़ने वाले हैं। और जो TIR, अपवर्तन, परावर्तन, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, सारे इसी टॉपिक से निकल के आते हैं। तो वो आपके सीक्वेंस वाइज में सारा क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले लाइट के बारे में हम कुछ बेसिक चीजें जानते हैं कि लाइट एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो लाइट का मतलब क्या है कि सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हूं। ठीक है, अगर कोई सामने वाला पर्सन मुझे देख पा रहा है, ठीक है, ड्यू टू लाइट, अगर प्रकाश नहीं होता तो एक दूसरे को हम नहीं देख पाते। हम लाइट की वजह से ही एक दूसरे को देख पाते हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ लाइट के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट लिखे हैं। कुछ पॉइंट है, इनसे डायरेक्टली रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की बात करें या फिर वनडे एग्जाम की बात करें तो डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इन पॉइंट्स को जानते हैं, तो वो भी इनको आराम से देखें, कुछ उनको नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसकी डेफिनेशन आपको बताएंगे कि वो एक्चुअल में टॉपिक है क्या। तो हम प्रकाश की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। दोस्तों, ये प्रकाश की डेफिनेशन है। प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ये आपको ऐसे ही अपनी जो आपकी नोटबुक रहेगी ना, आपको उसमें ऐसे ही नोट करना है। तो अभी मैं यहाँ पे एक मार्कर यूज कर रहा हूं, बट आप डिफरेंट पेन से यूज कर सकते हैं। इसको ब्लैक एंड ब्लू से लिख सकते हैं और रेड से आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ हमारे बेसिक पॉइंट आते हैं। कुछ वस्तुएं होती हैं कि आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा कि प्रदीप्त वस्तुएं कैसी होती हैं, और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि सूर्य, चंद्रमा या फिर कांच या तेल। इसमें से बताइए कि प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी हैं। तो दोस्तों, ये सीधे सीधे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी वजह से मैं आपको इन बेसिक पॉइंटों को डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले अगर हम प्रदीप्त वस्तुओं की बात करते हैं, प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? इंग्लिश में इसको ल्यूमिनस बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, जो वस्तुएं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होती हो। इट मीन्स सपोज करो कोई ऐसी वस्तु है, हम हैं, तो हम तो कोई प्रकाश, हमारे पास तो प्रकाश है नहीं। हम सनलाइट जो हमारे पास प्रकाश पड़ता है या फिर उसी से हमें कोई देख पाता है। तो सबसे पहले जो निकल के आए प्रदीप्त वस्तुएं, आप उन वस्तुओं के बोलेंगे जो भी वस्तुएं ऐसी होती हैं वो खुद के प्रकाश से मतलब आपको दिखती हैं, खुद के प्रकाश से शो होती हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? सबसे एग्जांपल रहेगा इसका सूर्य। सूर्य एक ऐसा है कि मतलब वो खुद के प्रकाश से हमें दिखता है। अगर सूर्य ना होता, तो अगर वो प्रकाश नहीं देता तो हम सूर्य को कैसे देख पाते? तो इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा सूर्य। सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं, अधिक वस्तुएं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता। मतलब सपोज करो कि आप बुक पढ़ते हो, तो बुक आपको कोई प्रकाश तो देती नहीं है, आपको लाइट पड़ती है या फिर सनलाइट पड़ती है, उसकी हेल्प से आप क्या करते हो? बुक को पढ़ पाते हो। तो सेकंड एग्जांपल, इसका जो एग्जांपल रहेगा, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा। आपको कुछ नहीं करना है। अदीप्त वस्तुएं मतलब जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। मैंने यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल लिखे हैं। आपको अगर कोई और एग्जाम्पल भी मिलता है तो आप डायरेक्टली उसको देख के अपने माइंड में सेट करेंगे कि अदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता है। एग्जाम्पल रहेगा चंद्रमा, किताब, इनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। अगर आप चंद्रमा को भी, मैं कंफर्म चंद्रमा को भी हटा देते हैं, तो आप बस एक एग्जाम्पल किताब लिख लीजिए। किताब या फिर पेन या मार्कर, इनका कोई प्रकाश नहीं होता, ये हम किसी दूसरे के प्रकाश की हेल्प से देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर थर्ड की हम बात करते हैं तो थर्ड आती है हमारी पारदर्शक वस्तुएं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट बॉडीज।
क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज। तो इन वस्तुओं की अगर हम बात करते हैं तो जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरणें सीधे से गुजर जाएं। सपोज करो कि ये मार्कर है, अगर यहां से प्रकाश की कोई लाइट आ रही है, इस पे क्या करिए, लाइट सबसे पहले टकराएगी, टकराने के बाद अगर वो लाइट इसके मतलब पार गुजर रही है, इट मीन्स लाइट आई ऐसे और ऐसे निकल गई, तो इट मीन्स क्या हुई वस्तु, पारदर्शी वस्तु। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज। तो ये मार्कर क्या हमारा ट्रांसपेरेंट बॉडीज है, पारदर्शी वस्तु है? इसको आप बोलेंगे कि ये नहीं है, क्योंकि इससे अगर हमारी सन की कोई भी लाइट आएगी तो वो इससे आर पार नहीं जाएगी। ओके, तो जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरणें सीधे गुजर जाएं उनको क्या बोलते हैं, हम पारदर्शी वस्तु बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कांच। इन चारों में ना क्या है कि आपको मतलब 4-5 पॉइंट होते हैं, इन्हीं में आपको बेसिकली क्वेश्चन बन जाते हैं, पुट अप कर देते हैं। रेलवे एनटीपीसी अगर ग्रुप डी की बात करें या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की बात करें तो इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि ये एकदम बेसिक होता है। लाइट स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो अर्ध पारदर्शक वस्तुएं होती हैं। मतलब अर्ध पारदर्शक का मतलब आप भी अपने दिमाग में समझ पा रहे होंगे, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, इसका मतलब प्रकाश निकल तो पाता है लेकिन पूरी तरह से वस्तु से आर पार नहीं जाता है। इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, जिन वस्तुओं से कुछ भाग अवशोषित हो जाए, मतलब इट मीन्स अगर कोई लाइट आई है, इससे प्रकाश टकराया, टकराने के बाद कुछ भाग क्या हुआ, अवशोषित हो गया, लेकिन कुछ भाग, आगे देखिए, अवशोषित हो जाए तथा कुछ भाग बाहर निकल जाए। इट मीन्स इससे आपको सीधा सीधा पता लग रहा है कि अगर कोई सन की या कोई भी लाइट आई है, लाइट आने के बाद अगर इससे मार्कर से टकराई, मतलब मार्कर तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, कोई भी वस्तु है उससे सन की लाइट टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, वो वापस गई, लेकिन जिस अमाउंट में वो लाइट आई थी उस अमाउंट में वो क्या बाहर नहीं गई, तो इट मीन्स क्या हुआ, वो अर्ध पारदर्शी वस्तुएं हुई। तो इसको हम बेस्ट एग्जांपल रहेंगे तेल लगा हुआ कागज। आप क्या करिए, प्रैक्टिकली आप कागज लीजिए, उसको पूरा आपने सर में तेल लगाने के बाद सर में रगड़िए, रगड़ने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसको रखिए, अगर उसमें सनलाइट पड़ेगी ना तो वो पूरी तरह से पार नहीं होगी। तो इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा तेल लगा हुआ कागज, अर्ध पारदर्शी की वस्तुएं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और होता है जो मैं आपको यही बता देता हूं, वो मैंने लिखा नहीं है, 5वां पॉइंट और बता देता हूं जिससे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ स्टूडेंट को ये ऑलरेडी मतलब पता होगा कि भाई हम तो ये सब चीजें जानते हैं, हम क्यों पढ़े, लेकिन क्या है ना, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तब तक बेसिक चीजें दिमाग में ना होंगी ना, तो तब तक आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ नहीं सकते। तो 5वीं अगर हम बात करें, ठीक है, 5वीं बात ये होती है अर्ध पारदर्शिक, ये होती है नॉन ट्रांसपेरेंट। नॉन ट्रांसपेरेंट उसको हम बोलते हैं, ठीक है, अपारदर्शक। क्या बोलते हैं, अपारदर्शक, अपारदर्शक वस्तुएं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉन ट्रांसपेरेंट। इट मीन्स अपारदर्शक। आप समझ रहे होंगे अपारदर्शक, आपके दिमाग में अपारदर्शक सुनने के बाद आ गया होगा कि कोई वस्तु ऐसी वस्तु हो जिससे प्रकाश बिल्कुल भी ना गुजर पाए। मतलब प्रकाश अगर आया, ये डस्टर है, ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, अपारदर्शक वस्तु। ये डस्टर हमारी कैसी है, अपारदर्शी वस्तु है। प्रकाश आएगा, आने के बाद इससे टकराएगा, टकराने के बाद क्या इससे प्रकाश वापस निकल पाएगा, बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। तो आप कह सकते हैं डस्टर कैसी है, अपारदर्शक वस्तु है। दोस्तों 5वीं डेफिनेशन आप खुद से लिखेंगे इसकी, जिस प्रकार मैंने ये डेफिनेशन लिखी है ना, इसी प्रकार आप ये 5 डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इनको रिवाइज करेंगे। अभी मैं आपको अपवर्तन स्टार्ट करने वाला हूं, तो दोस्तों बने रहिए, कहीं भी मत जाइए, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वो मैंने आपको बेसिक जो कुछ डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। तो अब आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, यहां से स्टार्ट होता है। तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तब तक आप चीजों को ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आप साइंस सीखने वाले हैं नहीं। तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन उठना चाहिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। आपने सभी के घर में क्या होगी, टॉर्च, जो टॉर्च मारते हैं बैटरी बनाने वाली। तो क्या होता है, आप उसका स्विच दबाते हैं, स्विच दबाने के बाद सपोज करो मैंने बोर्ड पे लाइट मारी, लाइट मारने के बाद बोर्ड पे
वो वापिस आती है, मतलब वो टकराने के बाद वापिस आती है उसी माध्यम में जिस माध्यम से वो गई है। सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है, यहां से मैंने लाइट मारी, इस बोर्ड पे लाइट लगेगी और लाइट लगने के बाद वो वापिस आएगी, इसी को बोलते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। इट मीन्स लाइट का किसी सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में आ जाना, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। आप इसको अपने खुद से डेफिनेशन लिखेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब किसी लाइट का किसी सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में आ जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, किसी लाइट का किसी सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में आ जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब मैं आपको फिजिक्स की लैंग्वेज में बताने वाला हूं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये सरफेस है जिससे हम जिस पे टॉर्च मार रहे हैं। सपोज करो कोई ये सरफेस है, जिससे लाइट टकराने के बाद वापस आ रही है, ये ऐसा सरफेस है जिसमें लाइट आर पार नहीं जाएगी। ठीक है, सपोज करो दीवार है कोई, ये दीवार है, आप ये अपने दिमाग में रखिए, इस पे मैंने बैटरी की टॉर्च आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, ये बैटरी की टॉर्च आ रही है, और यहाँ पे बैटरी की टॉर्च की जो पॉइंट पड़ रहा है ना, टकराने के बाद क्या हो रहा है, वापिस जा रही है, ऐसे समझना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो रेज आती है ना, उसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। जो लाइट आती है, आने के बाद जिस पॉइंट से टकराती है, किसी पॉइंट से टकराती है, जो जिससे टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होता है, वो वापस जाती है। जो किरण वापस जाती है ना, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि हमने जो लाइट आती है, इंसिडेंट रे, जो इसकी स्पीड होती है ना, जिस स्पीड से ये लाइट आती है, उसी स्पीड से ये टकराने के बाद क्या होता है दोस्तों, वापस जाती है। जिस स्पीड से लाइट आती है, आने के बाद सरफेस से टकराने के बाद उसी स्पीड से लाइट वापस जाती है। जो लाइट आती है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो टकराने के बाद वापस जाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, ये होता है दोस्तों अभिलंब, नॉर्मल होता है, इसको हम नॉर्मल मानते हैं, इसके मिड में ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंसिडेंट रे को किससे प्रेजेंट करते हैं, आई से, क्योंकि इंसिडेंट का पहला अक्षर क्या है, आई है, इसी वजह से हम इंसिडेंट रे के जो साथ एंगल बनाती है ना नॉर्मल के साथ, उसको हम आई से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, उसको हम आर से लिखते हैं। वो आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं, एक दो बार डायग्राम बनाएंगे ना आप खुद से, तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई ज्यादा इशू होने वाला है नहीं। इंसिडेंट रे आई, आने के बाद टकराने के बाद वापस चलेगी, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट होगी परावर्तित। ये आप देख पा रहे हैं हमारा नॉर्मल है। ठीक है दोस्तों, ये लाइट अगर एक्चुअल में नहीं टकराती किसी भी सरफेस से, तो कैसे आती, ये सीधी आ रही है, आने के बाद अगर ये नहीं टकराती तो सीधी ऐसे चली आती, ये मैंने डॉट डॉट से आपको शो किया है। तो जो ये किसी से नहीं टकराती, ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको विचलन कोण बोलते हैं। क्या, कि क्योंकि ये जो लाइट है ना, आनी चाहिए थी एक्चुअल में यहाँ, बट चली गई है यहाँ, तो इस लाइट ने कितना विचलन किया, उसी को क्या बोलते हैं हम, विचलन कोण। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंड ये हो गया हमारा विचलन कोण। इसको हम डेविएशन एंगल बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, आई क्या है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण। आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कुछ मैंने बेसिक आपको डायग्राम बताया कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, तो इसके अब मैं आपको एक दो नियम बताने वाला हूं जो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, उसके बाद जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होगा ना, तो मैं आपको क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, इसके प्रीवियस ईयर के भी कराऊंगा, या फिर आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाएंगे, वो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम बोलते हैं परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के जो नियम होते हैं ना, बेसिकली इसके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, बेसिकली दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम क्या है, इंसिडेंट रे, दिस, नॉर्मल, दिस वन, एंड रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन, तीनों हमेशा एक ही तल में होंगे,
इसका मतलब ये है कि जो इंसिडेंट रे है एंड नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों हमेशा एक ही तल में होंगे। ठीक है। और सेकंड एग्जांपल क्या होगा कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ना, इट मीन जो इंसिडेंट रे है हमारी और वो जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, ठीक है, ये एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो हमारी परावर्तित किरण इसके साथ नॉर्मल के साथ बना रही है, वो दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूं जो मैंने आपको ये बताया है। सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है, ये बनता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा कि जब कोई लाइट किसी माध्यम से टकराती है, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में आ जाती है, उसको हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा कि इंसिडेंट एंगल जो होता है हमारा, जो आपतन कोण होता है, उसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, उसका मान परावर्तन के बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद आएगा कि इसके जो नियम क्या होते हैं। नियम इसके ये होते हैं, जो हमारा इंसिडेंट रे है, जो हमारी आपतित किरण है, जो हमारी परावर्तित किरण है, जो हमारा नॉर्मल है, वो तीनों क्या होंगे, वो एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है। उसके बाद ये हमारा मतलब इसका बेसिक डायग्राम हो गया, ये इसके नियम हो गए। अब मैं इसको एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूं आपको। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको न्यूमेरिकल करा। तो दोस्तों अब हम ये न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड रहेगा। अगर आपने प्रकाश के अपवर्तन के नियम को ढंग से समझा है तो ये न्यूमेरिकल मैंने थोड़ा मतलब सबसे हटके रखा है। ये थोड़ा मतलब डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है। अगर जो क्वेश्चन आता है ना वो सीधे सीधे आता है, बट मैंने इसको ना थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है, तो इसको आप करने की ट्राई करिए वीडियो को रोक के। अगर आप इस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं तो समझो आपको प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्लियर है। ठीक है दोस्तों, न्यूमेरिकल हमारा ये है, प्रकाश की एक किरण सतह से 25 डिग्री का कोण बनाते हुए, प्रकाश की एक किरण सतह से 25 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है। इससे आप क्या समझे, मतलब प्रकाश की एक किरण है, जो सरफेस है, सपोज करो ये सरफेस है, जो इससे ये किरण टकरा रही है ना, तो जो सरफेस इंसिडेंट रे है ना, ये सरफेस के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 25 डिग्री का। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रही है, आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करे। तो आपसे क्या है कि आपतित जो किरण है ना, आपतित किरण व परावर्तित किरण दोनों के बीच का कोण पूछा है। अगर आपसे क्या होता है कि आपसे इंसिडेंट एंगल पूछ लेता है तो वो सबसे आसान होता है। अगर आपसे इंसिडेंट एंगल पूछता तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, रिफ्लेक्टेड पूछता तो भी बता सकते हो, दोनों के बीच का पूछा है तो आप वो भी बता दोगे। इससे आपके तीनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि प्रकाश के अपवर्तन से इससे ज्यादा कोई न्यूमेरिकल बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये आपका सरफेस है जिससे आपकी लाइट टकराएगी। इससे क्या करेगा, आपकी लाइट टकराएगी। ये हमारा क्या है, सरफेस है, ऐसा सरफेस है स्मूथ जिससे हमारी लाइट पार नहीं जा सकती, क्योंकि हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, मतलब लाइट टकरा के वापस जानी ही जानी है। ये हमारा नॉर्मल हमने बना दिया। ठीक है, हमारी लाइट आई ऐसे और वापस ऐसे चलेगी, सीधी सी बात है। हमारी लाइट आई, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अभी आपने पीछे देखा है, मैंने आपको बताया ये, तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं इंसिडेंट रे, और इसको बोल देते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। मैंने इन शॉर्ट में आपको बता दिया है। तो आपसे क्या किया हुआ है कि प्रकाश की एक किरण सतह से 25 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब ये जो सतह है ना, इसके साथ जो ये प्रकाश की किरण जो आई है, ये कितने का कोण बनाती है, 25 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब आपसे पूछा है आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करें। तो इट मींस आपसे जो पूछा है ना, ये कोण पूछा है, तो इसमें कुछ नहीं है। आपको पता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का होता है, सीधा सीधा आपको पता है। ठीक है, अगर सपोज करो ये आपका 25 हो गया, ठीक है, तो 25 हो गया, ये कितना हो गया, 65। कितना हो गया, ये 65 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा 65। 90 में से क्या हुआ कि ये हमारा जो पूरा एंगल है, ये कितना है हमारा 90 है। 90 में से क्या किया आपने, 25 माइनस कर दिया, तो ये जो हमारा एंगल बचा, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ये एंगल कितने का बचा, 65 डिग्री का। जब 65 डिग्री का ये है, और आप अपवर्तन के नियम में पढ़ के अभी आए हैं कि आप
जो हमारा आपतन कोण होगा और जो परावर्तन कोण होगा ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, 65 डिग्री। अब आपसे पूछा है इन दोनों के बीच का कोण, तो 65 में आप 65 ऐड कर देंगे तो 130 डिग्री आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ये मैंने थोड़ा मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछा है। ज्यादातर क्या होता है कि आपको ये एंगल दे देगा, या तो आपसे ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा, मतलब आपको एक पता लग जाए कुछ भी। या आपको ये दिया हो ना, अगर आपको ये 65 दिया होता तो आप ये निकाल देते, ये पूरा 90 है तो 90 में से क्या किया, 65 माइनस किया तो ये 25 बच गया। इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन को वो कितना भी घुमा के पूछे तो आप प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की हमारी प्रकाश के अपवर्तन की एक क्लास है। इसमें मैंने आपसे कुछ वस्तुओं के बारे में डिस्कस किया है, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन का नियम आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, इससे आगे कंटिन्यू मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ठीक है दोस्तों, जितना भी मैंने आपको बताया है आपको एक काम करना है, इसको सबको ना आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। आपको मैं वादे के साथ बोलता हूं कि अगर आप इसको ना अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करने के बाद इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, मतलब विद इन वीक में, एक वीक के बाद फिर एक वीक के बाद अगर आप रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं क्या टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में, तो डेफिनेटली मैं आपसे बोलता हूं कि आप क्वेश्चन बना लेंगे आराम से। और रेलवे में ना क्वेश्चन थोड़ा सा बस लॉजिकली पूछता है, बट क्वेश्चन आसान होता है, घुमा के पूछ लेता है, जैसा ही मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से आप इसकी नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने के बाद रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद जो भी अगर आपको कोई इशू होता है या कोई मैंने गलती से कुछ बता दिया है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मतलब पढ़ा रहा हूं, मैंने अभी तक कभी नहीं पढ़ाया है, कोई मिस्टेक होती है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आप दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको कोई इशू होता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।